चलो अब हम ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, कल हमने इसका सेक्शन ए किया, एमसीक्यूज थे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। अब हम सेक्शन बी, सी और डी जो इसके हैं, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब मिलेंगे हमें। ये हम करेंगे बेटे यूनिट वाइज, यानी चैप्टर यूनिट फर्स्ट सबसे पहले, फिर यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ना, ताकि उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि यूनिट वन में से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट तरीके से उठाए गए हैं। क्लियर हुआ? सेक्शन ए भी है ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेक्शन बी में अभी मैंने चेक किया, सेक्शन बी में फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दिया। सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी का देखो जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के हैं सेक्शन सी के, तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर राइटिंग करना होता है, ठीक है ना। तो ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, फाइंड इट्स फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। आपको क्या करना है बेटे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये बताना है, और साथ ही में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर आपने डिराइव करना है, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो आप बच्चों को मैं ये बताता हूँ हाउ टू राइट द आंसर। पहले तो हम ये देखेंगे कि आंसर को लिखना कैसे है, और फिर उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटे, एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए हमने एक ये चार्ज ले लिया नेगेटिव क्यू, एक ये चार्ज ले लिया पॉजिटिव क्यू, और अगर दोनों को एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखा हमने, तो इसे हम डाइपोल बोलेंगे, ठीक है जी। 2a डिस्टेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सारी डिस्टेंस हम सेंटर से कंसीडर करते हैं, ताकि दोनों हाफ जो है वो a बच जाएं और हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी ईजी रहे, इसलिए हम 2a डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने कहा एक्सियल लाइन, तो ये एक्सियल लाइन क्या है बेटे, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये इसका एक्सिस बन जाएगा, तो इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें सपोज करते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट आपके पास पी है, पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार बच्चों को डेरिवेशन आता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि उसे लिखना कैसे है। एक बढ़िया डायग्राम होना चाहिए, और उस डायग्राम के बारे में सारी जानकारी जो है वो हमें बतानी है। जैसे कि हमारे पास दोनों चार्ज हैं, तो हम ये कहेंगे कि लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव q एंड पॉजिटिव q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड ए पॉइंट p एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। एक पॉइंट p ले लिया जो कि r डिस्टेंस पर है डाइपोल के सेंटर से, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये सारा हमने यहाँ पर लिखना है। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटे। इस प्रकार से अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे डायरेक्टली ये डाइपोल क्या है ये लिखा, उसके बाद डायग्राम बनाया और फिर अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बच्चे उस डेरिवेशन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो नहीं लिखते, और उसकी वजह से उन बच्चों का 1 नंबर काट लिया जाता है। हर एक जो क्वेश्चन है ना बेटे, उसकी एक आंसर की होती है। आंसर की के उसमें ये चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं कि जो 3 नंबर हैं उसमें से किस किस चीज़ का कितना कितना नंबर मिलेगा। जैसे डाइपोल के बारे में आप बताओ तो कुछ आधा या 1 नंबर में डाइपोल कंसीडर किया जाएगा, आधे नंबर में मान लीजिए डायग्राम कंसीडर किया जाएगा, आधे नंबर में इसकी डिटेल्स कंसीडर की जाएंगी, फिर उसकी डेरिवेशन को 1 नंबर में कंसीडर किया जाएगा, उसके रिजल्ट को हाफ मार्क्स में कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार अलग अलग चीज़ों के नंबर मिला के ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, एक डायग्राम बना के और 4 लाइनें लिख के डेरिवेशन रिजल्ट निकाल के सोचता है मैंने तो पूरा कर दिया और 3 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्लियर हुई बात? क्या अब हमने क्या करना है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कितना है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, कितना होगा और किधर होगा, ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटे, नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो नेगेटिव की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज का फील्ड किधर होता है, तो इसका जो फील्ड होगा वो किधर होगा बच्चों, नेगेटिव की तरफ, दिस वे। तो इसे हम E1 बोल देते हैं। आप चाहो तो इसे E ऑफ नेगेटिव क्यू भी कह सकते हो, हमने इसे E1 बोल दिया। अब ये E1 कितना होगा बेटे, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किधर होगा, इधर, इसे हम क्या बोल देते हैं, E2 बोल देते हैं। तो अब हम कहेंगे नाउ E एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q इज E1
एंड E1 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। नेगेटिव क्यू से देखो बेटे हमारे पास दूरी कितनी बनती है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, देखो बेटे यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस हो गया r और ये डिस्टेंस हो गया a, तो ये कितना हो गया बेटे r प्लस a। कितना हो गया बच्चों, r प्लस a। तो डिस्टेंस r प्लस a का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हम x एक्सिस मान लेते हैं, इसे y एक्सिस मान लेते हैं, इसे z एक्सिस मान लेते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या हुई बेटे, नेगेटिव x। अगर ये डायरेक्शन नेगेटिव x हुई तो माइनस आई कैप हम लगा देंगे, ये आपके पास E1 वेक्टर आ गए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सिमिलरली यानी इसी प्रकार E एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q इज, इसे हम E2 बोल देते हैं। E2 कितना होगा बेटे, KQ डिवाइडेड बाय, अब जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नजदीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटे हमारे पास r माइनस ए होगा। यहाँ तक r है, इसमें से a माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस क्या बचेगा बेटे, r माइनस ए बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, r माइनस ए का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x में है इसलिए आएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है जी। अब दो फील्ड है हमारे पास और हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो किसी एक पॉइंट पर, दोनों का अलग अलग फील्ड निकालिए और फिर उनका वेक्टर सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वेक्टर सम। तो हम बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज E इज इक्वल टू E1 वेक्टर, वेक्टर सम E2 वेक्टर। ठीक है बेटे। अब क्योंकि हमने इसे वेक्टर में ही लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्टली जोड़ देंगे तो ये वेक्टर सम ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R प्लस A स्क्वायर, डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव आई कैप, प्लस KQ डिवाइडेड बाय R माइनस A स्क्वायर, डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव आई कैप। बोलो कोई दिक्कत है बेटे किसी को, ठीक है जी। अब इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे, E इज इक्वल टू, जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे, KQ कॉमन है बेटे और डायरेक्शन में आई कैप कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, सॉरी KQ तो बाहर ले लिया हमने, यहाँ रह गया हमारे पास R प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस भी यहाँ बच गया, फिर बीच में प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा बेटे 1 डिवाइडेड बाय R माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाँ जी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा KQ, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर है वो तो हमने होल स्क्वायर में ले लिया, R प्लस ए R माइनस ए बन गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ R माइनस ए का स्क्वायर, इसे ओपन कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, फिर प्लस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे भी ओपन कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, डायरेक्शन x एक्सिस। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा बेटे KQ। यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये -1, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के ये जो सारे साइन है बेटे ये बदल जाएंगे ना, हाँ जी। तो ये पहले वाला हो गया माइनस, दूसरे वाला भी क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, ठीक है जी। अब देखो तो माइनस का जो माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एक दूसरे से ऐड हो गए 0, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड हो गए 0, 2RA प्लस 2RA क्या बच गया बेटे 4RA। 4RA को मैं 2 इंटू R इंटू 2A लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, तो ये 4RA बना ना, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर डायरेक्शन x एक्सिस। क्लियर हुआ बेटे। अब हम क्या कर देंगे, Q को 2A के साथ में लिख देंगे, तो ये आपके पास आ गया, ये वाला 2 लिखा मैंने, फिर लिखा K Q इंटू 2A, ये क्या बन गया बेटे डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P इंटू डायरेक्शन x एक्सिस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। अब ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किधर है, डाइपोल मोमेंट किधर है, यहाँ थोड़ा ज्यादा डायग्राम वो हो गया है, तो मैं यहाँ अगर दोबारा -Q प्लस Q, ये हमारे पास डाइपोल बन गया, इसकी डाइपोल मोमेंट किधर है बेटे, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है ना, तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू x एक्सिस, ठीक है जी। तो पी आई कैप। अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर पी आई कैप रखा हुआ है, इन दोनों को इकट्ठा करके हम क्या लिख दें, वेक्टर बना लेते हैं। क्या बना देते हैं बेटे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2KR P वेक्टर
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। ये एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये क्या आ गया एक्सियल लाइन पर? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? श्योर? ठीक है बेटे। तो इसमें कई बार एक स्पेशल केस भी आता है, ये फार्मूला याद रखना है सब बच्चों ने, 2kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं बोलना, होल स्क्वायर बोलेंगे इसका मतलब है सारे का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, जो डेनोमिनेटर है सिर्फ उसका स्क्वायर है। क्लियर हुआ? अब इसमें स्पेशल केस क्या आता है बेटे? इफ डाइपोल इज स्मॉल, इफ डाइपोल इज स्मॉल, डाइपोल का मतलब ये हुआ बेटे, ये जो आर है ना ये बड़ा हो जाएगा ए के कंपैरिजन में, तो आर का स्क्वायर मच ग्रेटर हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे? ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखिए बेटे ई क्या बच जाएगा? ई एक्सियल बोल रहे हैं हम इसे, ये आ जाएगा 2kp, यहाँ पर r डिवाइडेड बाय, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर 4, इस एक पावर से एक पावर कैंसिल कर देंगे, फार्मूला बच गया बेटे 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो हमारे पास E एट एक्सियल लाइन द फार्मूला इज 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, या फिर k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारे पास एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? श्योर है? ठीक है बेटे। इसी प्रकार हम इक्वेटोरियल लाइन का फार्मूला भी निकालते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का जब आप फार्मूला निकालते हो, ये फार्मूला तो अलग आएगा, उसका आगे साइन में माइनस आ जाएगा, 2 हट जाएगा, नीचे वाले में भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे करके कुछ चेंजेस आएंगे, आप डिराइव करोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है बेटे। लेकिन जब हम ई इक्वेटोरियल को स्मॉल डाइपोल के लिए निकालते हैं, फॉर स्मॉल डाइपोल, तो आप देखते हैं कि ये आ जाता है बेटे -kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय आर क्यूब, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k की जगह लिख दिया p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये फार्मूला आ जाता है। अब आप देखो बेटे, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में डबल है। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, सिर्फ माइनस का फर्क है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में देखिए, इधर एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में बचा। क्यों बचा? क्योंकि जो E2 है वो E1 से ग्रेटर है, E2 E1 से ग्रेटर है, तो नेट फील्ड किधर बचा? एक्स एक्सिस में, और डाइपोल मूवमेंट भी किधर है? एक्स एक्सिस में, तो दोनों एक ही तरफ है। तो एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक ही तरफ है, इसीलिए राइट साइड में पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस है। अंडरस्टूड है ना? और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम रिमाइंड करवा देता हूँ। ये नेगेटिव Q, ये पॉजिटिव Q, ये हमारे पास आ गया बेटे इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट P। क्लियर हुआ? अब यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटे? इधर होगा। और क्योंकि दोनों चार्ज इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों फील्ड बराबर होंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बराबर एंगल बनाते हैं थीटा। अगर मैं इसे भी E बोल दूं और इसे भी E बोल दूं, तो इधर आ जाएगा बेटे E cos थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा E sin थीटा, और इसका भी इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? E cos थीटा, और नीचे की साइड क्या आ जाएगा? E sin थीटा। अब ये E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान दो बेटे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बच रहा है? अरे किधर बच रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव एक्स में। और डाइपोल मूवमेंट किधर है? पॉजिटिव एक्स में। तो अब आपके पास ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमारे डेरिवेशन में माइनस साइन आता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये था बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। डाइपोल वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ईयरली जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसकी डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन डी में है। ये जो क्वेश्चन है ये बेटे एक पैराग्राफ टाइप में पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर उस पर बेस 3-4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन दी हुई है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 14 एंड 15 रीड द पैराग्राफ गिवन इन द बिगिनिंग एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अब हमने जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। ध्यान दो बेटे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
कि इस पैराग्राफ में हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक कंडक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटे, एक कंडक्टर दिया हुआ है। इस कंडक्टर में एक अंदर कैविटी है, कैविटी का मतलब अंदर एक फ्री स्पेस है, और ये जो है ना यहाँ तक ये सारा मटेरियल से भरा हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल से। क्लियर हुआ बात? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नो डाउट जीरो ही होता है। और दूसरा अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ इन्होंने कुछ लिखा है कैसा, वट एवर बी द चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो। इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट द वेनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज फ्री कैविटी ऑफ ए कंडक्टर इज एज मेंशन्ड अबव, ए वेरी जनरल रिजल्ट। ये रिजल्ट चलिए ये जो दिया हुआ है हमने डायग्राम से समझ लिया कि आपके पास एक होलो कंडक्टर है। होलो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी है, और इसका एक इनर रेडियस मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस, और इसका एक आउटर रेडियस मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस। क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं उन पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बेटे, आप सबके साथ मैंने ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया, उसमें आप इसे पढ़ के दोबारा देख भी सकते हैं। पहला ये कह रहा है ए मेटेलिक शेल हैविंग इनर रेडियस R1, इसका अंदर का रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, और एक पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट इनसाइड द कैविटी। जो अंदर का फ्री स्पेस है उसके अंदर एक चार्ज रख दिया हमने Q। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए R1 और R2 के बीच में कितना होगा। बेटे समझ आया क्या आपको क्वेश्चन? देखो जैसे मान लीजिए हम इसे सफियर मान लेते हैं एक बार, ताकि आप बच्चे आसानी से समझ सकें। ये दो सफियर, एक ही सफियर है, ये यहाँ से खाली है, एम्प्टी है, और ये अंदर से यहाँ से भरा हुआ है। इनर रेडियस है बेटे R1, आउटर रेडियस है R2। कोई दिक्कत? यहाँ पर एक चार्ज रख दिया इन्होंने +Q, यहाँ पर एक चार्ज रखा, तो ये कह रहे हैं कि R1 और R2 के बीच में, यानी ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा कि जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा तो कितना होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटे, जैसे ही हम यहाँ पर +Q चार्ज रखेंगे, क्योंकि ये बॉडी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है ये वाली बॉडी, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर अट्रैक्ट होंगे, यस और नो? तो यहाँ पर नेगेटिव Q चार्ज अपीयर हो जाएगा, से यस और नो? और क्योंकि यहाँ नेगेटिव Q अपीयर होगा, तो यहाँ आउटर बॉडी पहले न्यूट्रल थी, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? आउटर बॉडी पर आ जाएगा, से यस और नो? तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा बेटे? +Q चार्ज आउटर बॉडी पर आ गया। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम लगा लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो यहाँ से गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? एक सफियर बना लिया हमने। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ E.ds को हम सोल्व करें, तो वो तो वही आ जाना है EDS cos थीटा। थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ds जिस तरफ होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ या 180 डिग्री सपोज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। E बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड तो हमारे पास सोल्व हो जाएगी, सिंपली E इंटू एरिया आ जाएगा। लेफ्ट साइड सोल्व हो गया, क्या आ जाएगा बेटे? बट राइट साइड में क्या आ जाएगा? Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? अब बताओ बेटे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है? 0 है ना? माइनस का Q और प्लस का Q, ये Q1 लिख दिया मैंने क्या? अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज बनाया हुआ है। -Q और प्लस का Q बराबर है, तो दोनों ऐड होके क्या बनेंगे? 0। तो अंदर का चार्ज कितना हो गया बेटे? और अंदर का चार्ज अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी ठीक आ जाएगा। हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी डिपेंड्स अपॉन, जो कैविटी है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करता है? कैविटी के साइज पर। कैविटी तो समझ रहे हो ना क्या होता है? अंदर की खाली जगह। साइज ऑफ द कैविटी, कैविटी बड़ी है कि छोटी, इस बात पर। शेप ऑफ द कैविटी, जैसे हमने स्फेरिकल शेप की बनाई, जो हमें डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इरेगुलर शेप का डायग्राम है। चार्ज ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर के चार्ज के ऊपर, या इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा बेटे, ये इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हमने गॉस थ्योरम से सोल्व किया है, और गॉस थ्योरम से सोल्व करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है उसमें कहीं भी शेप, साइज या ऐसी कोई चीज़ की बात नहीं होती है। कैविटी भले ही बड़ी हो भले ही छोटी हो, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपने बॉडी ले रखी है वो कंडक्टिंग है, और कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटे? 0 होता है। अगला दे रखा है इन्होंने, ड्यूरिंग द लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म इट इज एडवाइज्ड टू स्टे। जब बिजलियां कड़कती है या तूफान का समय होता है, हम जब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हमने जब पढ़ा था, तो मैंने आप बच्चों को बताया था कि भाई कार के अंदर बैठना बारिश के सीजन में पेड़ के नीचे खड़े होने के कंपैरेटिव ज़्यादा सुरक्षित है। क्यों?
क्योंकि जो गाड़ी है वो मेटल बॉडी की बनी हुई है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर बाहर लाइटनिंग होती है तो वी आर सेफ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो कार के अंदर आप सुरक्षित हैं। देखो इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनसाइड द कार, अंडर द ट्री, इन द ओपन ग्राउंड या ऑन द कार। तो आप कहाँ सुरक्षित हैं? कार के अंदर सुरक्षित हैं। हाँ जी। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक ए फैराडे केज। फैराडे केज क्या है बेटे? फैराडे केज एक ऐसा कंडक्टिंग बॉडी है जिसके अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं ताकि कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को उसके अंदर रखा जा सके। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी जिनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, जिनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। मान लीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खराब हो सकता है, तो हमें उसे ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा ना जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? किसी कंडक्टर के अंदर। तो फैराडे केज इस प्रकार का स्पेस हमें प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हुआ? तो फैराडे केज क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करता है, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना देता है। अब वो किससे बनाया जा सकता है? प्लास्टिक से, ग्लास से, कॉपर से या वुड से? डेफिनेटली कॉपर से, क्योंकि मेटल का बना होना चाहिए। वेरी गुड। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? अभी हमने बात करी। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है बेटे? किसी भी डिवाइस को या किसी बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वी कैन डू दिस बाय कीपिंग द बॉडी इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर रख के हम ऐसा कर सकते हैं। बोलो बेटे कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ कर लिया। और फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन ये हमारे पास यहाँ आ जाता है, व्हाट इज गॉस थ्योरम। अब देखो बेटे क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, और कैसे हमें सोल्व करना है वो मैंने आपको डाइपोल वाला क्वेश्चन करवा के अभी आइडिया दिया। अब ये हमारे पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। कितने नंबर में क्वेश्चन है बेटे? 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले आपने ये बताना है गॉस थ्योरम है क्या। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटे? बोलो शाबाश, बोलो। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस में से क्रॉस होने वाला फ्लक्स उस सरफेस के अंदर रखे गए चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पर हमें मिलता है। फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो हमें डेफिनेशन लिख देनी है। तो सबसे ऊपर हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। आगे क्या करें? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। शेल मतलब अंदर से खाली। एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, एक पॉइंट आप बाहर लेना है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के ऊपर लेना है, और इनसाइड द सेल लेना है। ऑल्सो शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल इन ए ग्राफ। तो एक ग्राफ भी बनाना है। तो देखो बेटे 5 नंबर में हमारे पास ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा है। ठीक है जी। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन आप लिख लेंगे। फिर हम एक जो स्फेरिकल शेल इन्होंने बोला है वो सपोज करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि लेट अस सपोज ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद सम चार्ज q गिवन ऑन द सरफेस। कुछ चार्ज हम इसकी सरफेस पर दे देंगे। देखो बेटे ये हमने कुछ चार्ज दे दिया। मान लेते हैं कि हमने इसे पॉजिटिवली चार्ज किया है, ठीक है जी, और चार्ज इसका q हो गया, रेडियस इसका ले लिया हमने r। ठीक है बेटे। अब इन्होंने बोला है कि भाई एक पॉइंट तो बाहर ले लो, तो ये गॉसियन सरफेस बाहर बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप बच्चों को डेरिवेशन करवाई हुई है, आप कर लेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ऑलरेडी इसका वीडियोस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे? ये आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जबकि ये r कौन सा है? ये डिस्टेंस स्मॉल r हमने दिया है। कोई दिक्कत? और फिर इन्होंने क्या बोला है? ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बेटे? सरफेस पर आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख रहा हूँ, KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कैपिटल R ले लिया हमने। क्लियर? और फिर तीसरा हमने लिया था अंदर गॉसियन सरफेस लिया था, और यहाँ पर हमने क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है बेटे? 0 आ जाता है। ये तीनों हम ऑलरेडी करे हुए हैं। यस। तो पहले ये डेरिवेशन करनी है। तो सबसे फर्स्ट काम हो गया गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। फिर जो आप मानकर चले हो वो बताना।
फिर डायग्राम बनाना, 3 गॉसियन सरफेस, एक आउटर, एक खुद सफियर गॉसियन सरफेस सेकंड बनेगा और एक इनसाइड का गॉसियन सरफेस, तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ये 3 नंबर का काम ये हो गया। और फिर 1 नंबर में ग्राफ बनाना। 1 नंबर में ग्राफ किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो देखिए बेटे, अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं, अगर हम इस तरफ ले लेते हैं r और इस तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये डिस्टेंस हो गया हमारा 0, ये डिस्टेंस हो गया बेटे r इज इक्वल टू r। ये क्या हो गया? r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r जब तक होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे? तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब r की वैल्यू r हो जाएगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तब है बेटे KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सही है और नो? और उसके बाद वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। ये जो r है बेटे, ये कैपिटल R से बड़ा है कि छोटा है? अरे भाई, बाहर वाला जो पॉइंट है वो अंदर वाले पॉइंट से ज्यादा दूरी पर है ना। और डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यस और नो? हाँ जी। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटे? ये पॉइंट है, इस वैल्यू को शो कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के अकॉर्डिंगली घटेगा। और हम बाद में इसे x एक्सिस के या r वाली एक्सिस के पैरेलल करके छोड़ देंगे। पैरेलल करके छोड़ने का मतलब है कि E विल बी 0 व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी। जब r इंफिनिटी होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटे? 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो 1 नंबर का ये ग्राफ है, 3 नंबर की डेरिवेशन है, 1 नंबर की डेफिनेशन है। इस प्रकार से हमें 5 नंबर मिलते हैं। बोलो, कोई समस्या है किसी बच्चे को? अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चों से होने वाली नॉर्मल सी गलती जो है वो देखो। बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, भाई गॉस थ्योरम आ गया, आगे पढ़ते ही नहीं है, बस गॉस लॉ लिख देते हैं फटाफट से। बेटे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, हर लाइन को पढ़ना है। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। कुछ चीजें नहीं डाली जा सकती हैं, कुछ चीजें जो हमें पहले से पता है वो उसमें से आउट भी की जा सकती है क्वेश्चन में से। क्लियर? अब ये जो आखिरी लाइन है ना, शायद ही कोई बच्चा होता है जो ये ग्राफ बना के आता है। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। और दूसरी बात, जब आप अपनी क्लास में स्टडी कर रहे होते हो, जब आप घर पर तैयारी कर रहे होते हो, तब आप ग्राफ जैसी जो चीज़ें हैं या न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को बच्चे छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ? तो आपने ऐसा नहीं करना, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जैसे अगला क्वेश्चन इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन में क्वेश्चन और आता है भी, इन दोनों में से कोई एक कर लो। ऑप्शन में दिया इन्होंने डिफाइन द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? राइट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखिए कितनी होती है। ऑल्सो डेराइव द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। यानी आपको, अब बच्चा क्या करता है? बच्चा कैपेसिटर डिफाइन कर देता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने लगता है। देखिए इन्होंने कहीं बोला है निकालिए? क्या इन्होंने कहा डेराइव एन एक्सप्रेशन? नहीं कहा ना, इन्होंने कहा राइट द कैपेसिटेंस। तो सिर्फ फार्मूला लिखना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो सबसे पहले तो हम कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। कैपेसिटर क्या होता है? क्या होता है बेटे? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय मींस ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन इट्स प्लेट्स। अपनी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। 1 नंबर का काम हो गया। अब ये कह रहे हैं फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख देना है। अब बच्चे क्या करते हैं? सीधा ही फार्मूला लिख देते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। नहीं, क्या लिखा है वो बताना पड़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। 1 नंबर का काम ही हो गया। 2 नंबर हो गए। इसके बाद ये कह रहे हैं C1, C2, C3 को सीरीज और पैरेलल में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना कितना कैपेसिटेंस इनका होगा। इन्होंने क्या डेराइव करें, इन्होंने क्या कहा? इसे डेराइव करें। तो डेराइव करना है, तो जो डेरिवेशन हमने कैपेसिटेंस पैरेलल और सीरीज के लिए करी हुई है, मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ। अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C सीरीज बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। ये फार्मूला किया है ना? अब ये फार्मूला सिर्फ लिखना नहीं है, डेराइव करना है। ये भी डेराइव करना है, ये भी डेराइव करना है। तो 1.5 नंबर में आ जाएगा, 1.5 नंबर में 3 हो गए, 3 और 2 5 नंबर। इस प्रकार से आपके जो नंबर होते हैं बेटे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप बड़ा ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद उसको ध्यान से लिखें। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो किया फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड आप बच्चों ने ध्यान से किया होगा।
फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको देखकर हमें ये लगता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, कूलॉम्स लॉ से क्वेश्चन आया इस चैप्टर में, आया है कि नहीं आया? Yes, गॉस लॉ से आया है कि नहीं आया? गॉस लॉ से डेरिवेशन आई है कि नहीं आई? यस। और कैपेसिटर से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया? तो चार चीजें तो सीधी सीधी हमारे पास पड़ी हैं। आप बच्चों को जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था ये चारों आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ, कैपेसिटर एंड पोटेंशियल एंड डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट से। इनके ऊपर मैक्सिमम फोकस रखना, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।